हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी है हु एम आई मूवी की। ये 2014 में रिलीज हुई जर्मन हैकर मूवी है। ये मूवी क्ले नाम के एक हैकर ग्रुप के ऊपर बनी है जो फेमस होने के लिए अपने हैकिंग के वीडियो ऑनलाइन अपलोड करते हैं और उसी की वजह से वो लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी देखनी हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं इंग्लिश सबटाइटल के साथ। क्योंकि ये एक जर्मन मूवी है इसलिए इसका अभी तक हिंदी डब वर्जन नहीं आया है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बंदा एक चेयर पर बैठा है और दो लोग मिरर के पीछे से बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा फ्रेंड ग्रुप और रशियन साइबर माफिया को पकड़ा सकता है या नहीं। ये दोनों लोग साइबर पुलिस से होते हैं। फिर उनमें से एक ऑफिसर लड़की अंदर आ जाती है और वो चेयर वाले बंदे से पूछती है कि वो लोग उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा होता है। इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए उसे उन पुलिस वालों की मदद चाहिए होती है और स्टार्टिंग से वो अपनी पूरी स्टोरी उसे बताता है। वो बताता है कि उसका नाम बेंजामिन है और वो एक हैकर है जिसे साइबर वर्ल्ड में हु एम आई के नाम से जानते हैं। रियल वर्ल्ड में वो कुछ भी नहीं है, पर जब वो कंप्यूटर के सामने होता है तो वो एक सुपर हीरो की तरह होता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके सामने प्लेट की तरह आ गई है। वो जो चाहे कर सकता है। वो अपना ज्यादातर टाइम डार्क नेट में बिताता है जहां पर वो कुछ भी बन सकता है। डार्क नेट वो ऑनलाइन जगह होती है जिसकी इंडेक्सिंग नहीं होती, यानी इसे आप गूगल पर सर्च नहीं कर सकते। इसके लिए एक अलग से ब्राउजर होता है और इसकी वेबसाइट के लिंक आपको पता होना जरूरी है। उसके बिना आप इन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। वो बताता है डार्क नेट में वैसे तो बहुत सारे हैकर हैं, पर उसका फेवरेट है MRX। पता नहीं वो कहाँ से आया है या वो क्या करता है, पर वो किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है। वो सभी हैकर्स का हीरो है। उसके 3 रूल हैं। पहला, कोई भी सिस्टम सेफ नहीं है। दूसरा, हमेशा इम्पॉसिबल काम को करने की कोशिश करो। और तीसरा, अपने आप को वर्चुअल दुनिया में कुछ भी करने से मत रोको। वो बताता है कि उसके कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था मारिया। तो वो उसे इम्प्रेस करने के लिए यूनिवर्सिटी के सर्वर्स को हैक करता है और उसमें से पेपर चुराता है। पर इस बीच में वो पकड़ा जाता है। क्योंकि उसके पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, तो सजा के तौर पे कोर्ट उसे 15 घंटे की कम्युनिटी सर्विस की सजा देती है। वहाँ उसे एक बंदा मिलता है जिसका नाम है मैक्स। बेंजामिन उसे बताता है कि वो किस रीजन से वहाँ आया था और उसे सुनकर मैक्स काफी उससे इम्प्रेस्ड होता है और उसे रात में पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। पार्टी में मैक्स उसे मिलता है और बेंजामिन को कहता है कि ये पार्टी उसकी नहीं है और वो तो इनवाइटेड भी नहीं है। मैक्स में काफी गुड क्वालिटीज हैं। वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, वो एक विनर की तरह अपने आप को सोचता है और वो सोशल इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छा है। मैक्स उसे ऊपर ले जाता है और बेंजामिन को अपने दोनों दोस्तों से मिलाता है। पहले बंदे का नाम होता है स्टीफन। स्टीफन एक सॉफ्टवेयर मास्टर है, वो किसी भी प्रोग्राम को हैक कर सकता है। और दूसरा है पॉल। पॉल एक हार्डवेयर जीनियस है। वो 2 पेपर क्लिप और मदरबोर्ड के साथ कुछ भी बना सकता है। इतना स्मार्ट है वो। तो वो लोग उसका टेस्ट लेते हैं और उसे कहते हैं कि वो उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग हैक करके बताए। तो बेंजामिन उस एरिया की पावर सप्लाई को हैक कर लेता है और उसे स्विच ऑफ कर देता है, जिससे पूरा एरिया अंधेरे में हो जाता है। और ये देखकर मैक्स और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और बेंजामिन को अपने ग्रुप में ले लेते हैं। फिर बेंजामिन अपने घर जाता है, पर उसे वहां उसकी दादी नहीं दिखती। तो वो सब जगह बाहर ढूंढता है और सड़क के बीच में उसे उसकी दादी मिलती हैं। फिर वो अपने डॉक्टर से बात करता है, तो वो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी दादी को 4 साल से अल्जाइमर है, तो वो अब कुछ याद नहीं रख सकती और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। फिर अगले दिन मेट्रो में मैक्स बेंजामिन से मिलता है। बेंजामिन अपनी दादी की हालत को लेकर काफी परेशान होता है, तो मैक्स उसे बोलता है चलो मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ। रास्ते में चलते चलते मैक्स और बेंजामिन बात कर रहे होते हैं। मैक्स बेंजामिन को बोलता है कि सिक्योरिटी जैसा कुछ नहीं होता, बस आपको सिस्टम को समझने की देर है और उसके बाद पूरा सिस्टम आपका। फिर मैक्स बेंजामिन को MRX के 3 रूल बताता है। इससे पता चलता है कि मैक्स भी MRX का फैन है और उसे फॉलो करता है। फिर मैक्स बेंजामिन को कूड़ेदान के पास ले जाता है और उसे बताता है अगर आप इंसान को हैक कर सको तो आप सिस्टम को भी हैक कर सकते हो। और उसे वो सोशल इंजीनियरिंग कहता है, जिससे आप अपने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ मुश्किल काम भी आसानी से कर सकते हो। वो कूड़ेदान में से एक खाली डोनेट का डब्बा उठाता है जिसमें एक बिल होता है और वो बोलता है चलो वो पास वाले कैफे में चलते हैं। अंदर जाके मैक्स कैफे में काम करने वाले बंदे को बोलता है कि उसने 10 डोनट ऑर्डर किए थे पर उसे 8 ही मिले हैं। तो अंदर वाला बंदा उसे कहता है क्या इसमें 2 चॉकलेट वाले डोनट नहीं थे? तो मैक्स उसे कहता है कि अगर वो होते तो मैं यहाँ नहीं होता। तो कैफे वाला बंदा पूछता है कि तुम्हें किसने डोनट दिए थे? तो मैक्स एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसने उसे दिए थे। फिर थोड़ी देर बाद मैक्स कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करनी होगी। ये सुनकर कैफे वाला बंदा डर जाता है और मैक्स को 2 डोनट दे देता है। कैफे वाला बंदा मैक्स की बात इसलिए मान जाता है क्योंकि मैक्स ने जिस लड़की की तरफ इशारा किया था, शायद वो कैफे वाला बंदा उसे पसंद करता था और वो नहीं चाहता था कि ये बात मैनेजर तक पहुंचे और वो लड़की भी इसमें इन्वॉल्व हो। तो इस तरह से मैक्स ने आराम से 2 डोनट फ्री में ले लिए।
फिर मैक्स और बेंजामिन कैफे से बाहर आ जाते हैं। फिर मैक्स अपने साथियों के साथ बेंजामिन को अपने साथ ले जाता है। वो लोग एक जगह पर अपनी वैन को रोकते हैं और मैक्स बेंजामिन को बोलता है कि उसे स्टीफन के साथ जाकर एक काम करना होगा। फिर वो दोनों एक ऑडिटोरियम में जाते हैं जहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली होती है और किसी तरह बेंजामिन और स्टीफन ऑडिटोरियम में घुस जाते हैं। फिर स्टीफन बेंजामिन को बोलता है वहाँ पर प्रेजेंटेशन लैपटॉप है और उसे तुम्हें हमारे वाईफाई के साथ कनेक्ट करना होगा। फिर स्टीफन दूर जाके वायरलेस कैमरा लगा देता है और बेंजामिन उस लैपटॉप को अपने वाईफाई से कनेक्ट कर देता है और वहां से तुरंत भाग जाता है। फिर जैसे ही प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है उसमें हिटलर का एक वीडियो प्ले होता है। उसे देखकर मैक्स और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं, पर ऑडिटोरियम के लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग मैक्स और उसके दोस्तों के पीछे पड़ जाते हैं। फिर किसी तरह से वो लोग वहां से बच निकलते हैं। ये एक पहला साइबर अटैक था जिसे उन्होंने मिलकर किया था। अब उन्हें एक जगह की जरूरत थी जिसे वो अपना हेडक्वार्टर कह सकते हैं, तो बेंजामिन उन्हें अपनी दादी के घर ले जाता है और वो बन जाता है उनका हेडक्वार्टर। तो जैसे ही ऑडिटोरियम वाला वीडियो ऑनलाइन आता है उसे कम ही समय में 1 मिलियन से भी ज्यादा लाइक मिलते हैं और ये जानकर वो लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब वो एक प्रोफेशनल हैकर्स की तरह काम कर रहे थे, तो उन्हें अपने एक ग्रुप का नाम चाहिए था। वो लोग काफी नाम सजेस्ट करते हैं पर कोई पसंद नहीं आता। फिर लास्ट में बेंजामिन नाम रखता है क्ले और ये नाम सबको पसंद आता है क्योंकि इसका मतलब होता है क्लाउन लाफिंग एट यू, यानी कि जोकर आप पर हंस रहा है। अब उनका अगला टारगेट होता है फाइनेंशियल वर्ल्ड। वो लोग एक टीवी न्यूज के टावर पे जाकर वहां की सैटेलाइट को हैक कर देते हैं और लाइव न्यूज में चल रहे शेयर मार्केट के ग्राफ पर एक मिडिल फिंगर बना देते हैं। फिर उनका अगला टारगेट होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी। वो लोग उस कंपनी की सारी लाइट्स को हैक कर लेते हैं और पूरी बिल्डिंग की लाइट्स को इस तरह से सेट करते हैं कि पूरी बिल्डिंग पर बार बार लिखा आता है वी किल एनिमल्स, और ये उनकी बहुत बड़ी जीत होती है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। उन लोगों के ये वीडियोस ऑनलाइन काफी वायरल हो रहे होते हैं, सभी जगह उनके बारे में बातें हो रही होती है। अब क्ले ग्रुप पूरी तरह से फेमस हो चुका था, पर मैक्स को अभी भी एमआरएक्स की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला था जिसे वो अपना आइडल समझता है। अब फिर एमआरएक्स क्ले ग्रुप को डार्क नेट में इग्नोर कर देता है, जिससे मैक्स काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर अगले सीन में एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें हैकर ग्रुप ने यूरोपियन सेंट्रल बैंक के सर्वर्स पर अटैक किया था। इस अटैक में फ्रेंड हैकर ग्रुप का नाम था। पुलिस के पास फ्रेंड ग्रुप के 4 हैकरों में से सिर्फ एक हैकर का नाम नहीं था। फिर मैक्स एमआरएक्स की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लॉटरी में से कार जीत के लेकर आता है। मैक्स और स्टीफन लॉटरी की फोन लाइन को हैक कर लेते हैं और उस लाइन में आने वाली सारी कॉल्स को ब्लॉक कर देते हैं और सिर्फ अपनी कॉल को एक्टिव रखते हैं, जिससे वो लोग आराम से कॉल करके आंसर बता के कार जीत लेते हैं। अब अगले दिन क्ले के पास एमआरएक्स का मैसेज आता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। मेल में एक कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है जो कि जर्मनी के इंटरपोल साइबर क्राइम डिवीजन की होती है, जिसमें लिखा होता है कि क्ले ग्रुप से कोई खतरा नहीं है। ये एक इमेच्योर और न्यूबी हैकर ग्रुप है जो कि छोटी मोटी हैकिंग के वीडियोस ऑनलाइन डाल के फेमस होना चाहता है। इन छोटे ग्रुप को छोड़कर उन्हें फ्रेंड ग्रुप पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो लोग ज्यादा जरूरी हैं। एमआरएक्स डार्क नेट में सबके सामने क्ले ग्रुप का मजाक बना देता है। ये देखकर मैक्स बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है हमें एमआरएक्स को बर्बाद करना होगा, हमें ऐसा साइबर अटैक करना होगा जो अभी तक किसी ने नहीं किया हो, दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अटैक। फिर बेंजामिन सबको बोलता है कि उन्हें फेडरल इंटेलिजेंस यानी कि जर्मनी इंटेलिजेंस सर्विस को हैक करना चाहिए। स्टीफन कहता है कि उसे हैक करना नामुमकिन है और बेंजामिन कहता है कि कोई भी सिस्टम सेफ नहीं है और हमेशा इम्पॉसिबल को सॉल्व करने की सोचो। फिर वो लोग कचरे वाले ट्रक का पीछा करते हैं जो जर्मन इंटेलिजेंस सर्विस से कचरा उठाता है। उन लोगों को कचरे में से एक कार्ड मिलता है जिसमें जर्मन इंटेलिजेंस सर्विस में काम कर रही एक एम्प्लॉय का नाम मिलता है। फिर वो लोग एक बिल्ली की फोटो के साथ एक मैसेज उस एम्प्लॉय को सेंड करते हैं, जिस पर क्लिक करते ही उस एम्प्लॉय के सिस्टम का एक्सेस उन लोगों को मिल जाता है, पर मेन सर्वर पर उस एम्प्लॉय के सिस्टम से पहुंचा नहीं जा सकता। उसके लिए उन लोगों को उस बिल्डिंग में घुसना होगा और सर्वर रूम तक पहुंचना होगा। तो जिस एम्प्लॉय का सिस्टम उन्होंने हैक किया था वो एम्प्लॉय एक क्लीनिंग डिपार्टमेंट को भी हैंडल करता है, तो उन लोगों के पास उसका सिस्टम ऑलरेडी होता है, तो वो लोग उसका सिस्टम हैक करके नया आईडी कार्ड बनाते हैं और उसे अपनी जगह भिजवाते हैं। अब क्ले ग्रुप के पास बिल्डिंग का एक्सेस होता है। वो लोग बिल्डिंग में एंटर होते हैं। स्टीफन सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को डिलीट कर रहा होता है और मैक्स बेंजामिन को सर्वर रूम का पासकोड देता है। फिर बेंजामिन को सर्वर रूम का एक्सेस मिल जाता है। वो एक पीडीएफ फाइल को बिल्डिंग के सभी प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए सेंड कर देता है, जिससे सभी प्रिंटर बार बार प्रिंट कमांड देने लगते हैं और यही उनका मेन प्लान होता है। इसके बाद क्ले ग्रुप बहुत खुश होते हैं और अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। तभी बेंजामिन मैक्स और मारिया को किस करते हुए देख लेता है और वहां से गुस्से से चला जाता है। बेंजामिन काफी गुस्से में होता है। उसने उस दिन फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस के सर्वर से एक इनक्रिप्टेड फाइल भी चुराई होती है
इसके बारे में उसने किसी को बताया नहीं होता और गुस्से में आके बेंजामिन वो फाइल MRX को सेंड कर देता है। कुछ देर बाद न्यूज में आता है कि फ्रेंड ग्रुप का एक बंदा मारा गया है। जो डेटा फेडरल इंटेलिजेंस से चुराया हुआ था वो उसके पास पाया गया है। उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल लिस्ट थी और माना जा रहा है कि वो बंदा फेडरल इंटेलिजेंस के लिए ही काम कर रहा था, इसलिए रशियन साइबर माफिया ने उसे मार दिया। अब सारा ब्लेम क्ले ग्रुप पे आ जाता है क्योंकि उन्होंने ही फेडरल इंटेलिजेंस के सर्वर से वो फाइल चुराई थी। ये न्यूज देखकर क्ले ग्रुप के सारे मेंबर बेंजामिन पे चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उनका एम सिर्फ प्रिंटर हैक करना था और कुछ नहीं। बेंजामिन बताता है कि उसे अपने आप को प्रूफ करना था, वो लोग उसे कुछ नहीं समझते थे, इसलिए जब वो सर्वर रूम पे गया तो उसे एक हिडन पार्टीशन दिखा जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, तो उसने उस पासवर्ड ब्रेक करके उस फाइल को वहां से चुरा लिया। अब क्ले ग्रुप बहुत बड़ी मुसीबत में था क्योंकि पुलिस और रशियन माफिया दोनों उनके पीछे पड़े थे। अब बेंजामिन को समझ में आ जाता है कि MRX भी फ्रेंड ग्रुप का मेंबर है और उसी ने ही रशियन माफिया को वो फाइल दी थी, क्योंकि शुरुआत से ही रशियन माफिया और फ्रेंड ग्रुप साथ में काम कर रहे थे और जो बंदा मारा गया वो भी फ्रेंड ग्रुप का ही था, पर वो पुलिस वालों के साथ मिल चुका था। क्योंकि क्ले ग्रुप अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे तो उनके पास बस एक ही तरीका था वहां से निकलने का, MRX का पता लगाना और सबके सामने उसका सच लाना। क्योंकि साइबर पुलिस को क्ले ग्रुप के बारे में अब पता चल चुका था तो वो लोग उनके सारे अटैक्स को ट्रेस कर रहे थे, इसलिए वो लोग अपना नेटवर्क यूज नहीं कर सकते थे। वो लोग MRX से बात करने के लिए पब्लिक नेटवर्क पे जाते हैं और उनके पास बस यही ऑप्शन था जिससे वो लोग MRX से बात कर सकें। क्योंकि साइबर पुलिस भी डार्कनेट को मॉनिटर करती रहती है तो उन्हें पता चल जाता है कि हु एम आई नाम का एक बंदा MRX से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बेंजामिन अपने IP एड्रेस को छुपाने के लिए IP स्पूफिंग का यूज करता है, जिससे उसका IP एड्रेस हर 30 सेकंड में चेंज होता रहता है। इस बीच में MRX बेंजामिन को अपने प्राइवेट चैनल में आने को कहता है, तो MRX कहता है कि वो उसके काम से खुश है, तो वो बेंजामिन को एक काम देता है जिसके बाद बेंजामिन फ्रेंड ग्रुप का पार्ट बन सकता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है पर क्ले ग्रुप किसी तरह से वहां से बच निकलता है। बेंजामिन अभी भी अपनी स्टोरी बता रहा होता है तो पुलिस ऑफिसर उससे पूछती है कि MRX ने उसे क्या काम दिया था, तो बेंजामिन बताता है कि उसे यूरोपा का सिस्टम हैक करना था और उसमें ट्रोजन इंस्टॉल करके एक्सेस MRX को देना था ताकि फ्रेंड ग्रुप डेटा और इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट कर सकें। फिर पुलिस वाली बेंजामिन से पूछती है कि तुम्हारा क्या प्लान था। बेंजामिन बताता है कि हम बस MRX का सच सबके सामने लाना चाहते थे और हमने फ्रेंड ग्रुप के बंदे को नहीं मारा और अपना नाम वांटेड लिस्ट से हटाकर फ्री हो जाना चाहते थे। तो वो बताता है कि MRX का पर्दाफाश करने के लिए हमें उसका कंप्यूटर हैक करना होगा, तो उसके लिए वो लोग प्रेग्नेंट हॉर्स का आइडिया लगाते हैं। प्रेग्नेंट हॉर्स एक तरह का ट्रोजन वायरस होता है जिसमें ट्रोजन के अंदर एक और ट्रोजन वायरस होता है। तो जब भी MRX यूरोपा के सिस्टम को एक्सेस करेगा उन्हें MRX के कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाएगा। सिंपल भाषा में यह है कि जैसे ही वो लोग यूरोपा का एक्सेस MRX को देंगे, यानी कि जब बेंजामिन MRX को वो एक्सेस कोड देगा और जैसे ही MRX उस सर्वर पे लॉगिन लेगा तो जो दूसरा ट्रोजन है वो MRX के कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा और उन लोगों को MRX के कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाएगा। वो बताता है कि यूरोपा का सिस्टम हैक करने के लिए हमने बहुत सारे तरीके अपनाए पर कोई तरीका काम नहीं किया, यहाँ तक कि वो सर्वर रूम पर पहुंचने के लिए गटर की लाइन से भी गए पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसी में ही मैक्स के हाथ में चोट लग जाती है। अब क्ले ग्रुप यूरोपोल की बिल्डिंग के बाहर होते हैं। बेंजामिन को एक स्टूडेंट ID कार्ड मिलता है जिसमें यूरोपोल के कंपाउंड तक जाने का एक्सेस होता है। वो किसी तरह गार्ड को बेवकूफ बनाकर अंदर चला जाता है और पॉल का बनाया हुआ ट्विन वाईफाई वहां लगा देता है क्योंकि वो यूरोपोल के ही वाईफाई का एक कॉपी होता है। फिर जब भी कोई यूरोपोल में उस वाईफाई से कनेक्ट होगा तो उसका एक्सेस बेंजामिन को मिल जाएगा और फिर वहां से बेंजामिन यूरोपोल के सर्वर्स को हैक कर सकता है। MRX ने बेंजामिन को डार्क नेट के प्राइवेट रूम का एक्सेस कोड दिया होता है जहां पर बेंजामिन MRX को यूरोपोल के सिस्टम का एक्सेस दे रहा होता है। जैसे ही बेंजामिन MRX को वो ट्रोजन दे रहा होता है तभी MRX उस ट्रोजन को रिजेक्ट कर देता है और बेंजामिन की फोटो ले लेता है। MRX को बेंजामिन की इस ट्रिक के बारे में पहले से ही पता था, उसने ये सब क्ले ग्रुप के बारे में पता लगाने के लिए ही किया था, इसलिए उसने डार्कनेट के प्राइवेट रूम के कोड में एक IP ट्रांसमीटर डाल दिया था जिससे MRX को बेंजामिन का रियल IP मिल गया और उसी से बेंजामिन की लोकेशन और उसके कंप्यूटर का एक्सेस मिल गया। थोड़ी देर में रशियन माफिया बेंजामिन का पीछा करने लगते हैं। इसी तरह से वो उनसे बचकर अपने होटल के रूम पे जाता है जहाँ पर उसके सारे दोस्त थे, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वहाँ पर उसको उसके तीनों दोस्त मरे हुए दिखते हैं। बेंजामिन उस पुलिस वाले को अपनी कहानी बता रहा होता है। पुलिस ऑफिसर उसे बताती है कि वो ये सब इसलिए बता रहा है क्योंकि उसे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम चाहिए। विटनेस प्रोटेक्शन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें विटनेस की आइडेंटिटी को पूरी तरह से छुपा दिया जाता है, मतलब उस नाम के बंदे को आप कहीं पर भी नहीं ढूंढ सकते।
हर आइडेंटिटी से उसका नाम हटा दिया जाता है और वो बंदा चाहे तो फिर नई आइडेंटिटी के साथ अपनी जिंदगी जी सकता है। तो बेंजामिन उससे बोलता है कि इसके बदले वो एमआरएक्स और फ्रेंड ग्रुप को पकड़ाने में उसकी मदद करेगा। तो ऑफिसर उससे पूछती है कि वो ऐसा कैसे करेगा। फिर वो दोनों ऑफिसर बेंजामिन को एक लैपटॉप देते हैं और बेंजामिन एमआरएक्स की एक फेक आईडी के साथ डार्क नेट में एंटर करता है। वो डार्क नेट में जाकर वो सबको बताने लगता है कि वो पुलिस वालों के साथ मिला हुआ है, उसी ने ही फ्रेंड ग्रुप की आइडेंटिटी लीक की थी और फ्रेंड ग्रुप के एक बंदे को मरवाने में भी उसका हाथ है और साइबर माफिया के साथ वो काम करता है। फिर जैसे ही रियल एमआरएक्स डार्क नेट में एंटर होता है तो सब लोग उसे धोखेबाज कहने लगते हैं। फिर बेंजामिन फेक एमआरएक्स बनकर एक प्राइवेट रूम में चला जाता है। रियल एमआरएक्स उसका पीछा करता हुआ वो प्राइवेट रूम के बाहर आ जाता है पर उसमें एंटर नहीं कर पाता। वो काफी कोशिश करता है फिर भी उस रूम में एंटर नहीं कर पाता। तो रूम में एंटर करने के लिए एक कोड चाहिए होता है, तो बेंजामिन रूम के बाहर ही कोड रख देता है और उस कोड से एमआरएक्स अंदर आ जाता है और अंदर आते ही वो सबको बोलने लगता है कि ये फेक है, मैं हूँ असली। फिर लास्ट में बेंजामिन अपना मास्क उतारता है और फिर एमआरएक्स की रियल की फोटो खींच लेता है। एमआरएक्स पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, उसे नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है। दरअसल में होता यह है कि जैसे ही एमआरएक्स अंदर घुसने की कोशिश करता है और जिस कोड से वो एंटर होता है उस कोड में आईपी ट्रांसमीटर होता है। तो बेंजामिन एमआरएक्स को कहता है कि मैंने तुम्हारे तरीके से ही तुम्हें पकड़ लिया। अब बेंजामिन के पास एमआरएक्स की रियल फोटो और उसकी रियल लोकेशन होती है और थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंचकर एमआरएक्स को पकड़ लेती है। एमआरएक्स एक 19 साल का लड़का होता है जो कि इस तरह के काम कर रहा होता है। अब पुलिस ऑफिसर उसकी विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम की बात मान लेती है। थोड़ी देर बाद वो पुलिस ऑफिसर बेंजामिन की गर्लफ्रेंड से मिलती है जो उसकी कॉलेज टाइम में उसकी दोस्त थी, जो कि कॉलेज टाइम में उसके साथ पढ़ती थी। वो बताती है कि वो कॉलेज में ही एक बार मिला था उससे, उसके बाद से वो उससे कभी नहीं मिली है। बेंजामिन की दादी के डॉक्टर के पास जाती है और वो डॉक्टर उसे बताता है कि बेंजामिन की दादी को अल्जाइमर था और बेंजामिन की माँ को मल्टीपल डिसऑर्डर की बीमारी थी। पुलिस ऑफिसर उस डॉक्टर से पूछती है क्या ये बीमारी बच्चे में भी हो सकती है। तो डॉक्टर कहता है हाँ, कुछ केसेस में ये बीमारी बच्चे को भी हो सकती है। और डॉक्टर कहता है ये बीमारी तभी एक्टिव होती है या तो वो बंदा काफी फ्रस्ट्रेटेड रहे और या फिर किसी तरह का वो ड्रग्स ले रहा हो, क्योंकि बेंजामिन एक हैकर था और वो दिन रात कंप्यूटर में लगा रहता था और साथ में उसे काम भी करना पड़ता था, इसलिए वो जगह रहने के लिए एक पिल लिया करता था जो कि उसे रोज जगाए रखती थी। वो पिल एक ड्रग की तरह ही थी जो उसे सोने नहीं देती थी। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर बेंजामिन के घर जाती है और देखती है कि उसके घर में वो 3 बुलेट जो बेंजामिन ने उसे बताई थी वो वहां नहीं है। उसे समझ में आ जाता है कि बेंजामिन को भी उसकी माँ की तरह मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। फिर वो बेंजामिन के पास जाती है और उसे कहती है कि क्ले ग्रुप में और कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे, तुम्ही ने क्ले ग्रुप को बनाया है। वो कहती है कि तुम्हारी माँ को मल्टीपल डिसऑर्डर की बीमारी थी जिस वजह से तुम्हें भी वही बीमारी है और तुम्ही ने ही वो सारे काम किए जो तुम्हारे दोस्तों ने किए थे, यानी कि मैक्स, पॉल और स्टीफन सब तुम ही हो। वो इस बात पे यकीन नहीं करता। वो कहता है कि सचमुच में उसके दोस्त थे और वो लोग उस होटल में मारे गए। तो वो पुलिस ऑफिसर कहती है कि मैंने पता किया है उस होटल में उस दिन कोई नहीं मारा गया था। तो वो कहता है तो उन बुलेट्स का क्या हुआ। तो वो कहती है वो बुलेट्स तुमने अपने घर से ली थी। बेंजामिन इस बात से काफी दुखी हो जाता है क्योंकि अब वो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं ले सकता। वो पुलिस ऑफिसर को बहुत मनाने की कोशिश करता है पर वो ऑफिसर नहीं मानती। फिर वो बेंजामिन को कोर्ट ले जा रही होती है पर उस रास्ते में उसे रियलाइज होता है कि बेंजामिन की इसमें कोई गलती नहीं, वो एक बीमारी का शिकार था जिस कारण से उसके साथ ये सब हुआ। तो वो चाहती है कि बेंजामिन को भी एक चांस मिलना चाहिए। तो वो बेंजामिन को कहती है कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर है जिसमें जाकर तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकते हो या हटा सकते हो। तो वो 2 मिनट के लिए उसे उस प्रोग्राम का एक्सेस दे देती है और वहां से बेंजामिन अपनी आइडेंटिटी हटा देता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर बेंजामिन को बात छोड़ने आती है। वो बेंजामिन से कहती है कि तुम अब हैकिंग कभी नहीं करोगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगे और एक अच्छे इंसान बनोगे। वो वादा करता है कि वो ये सब करेगा। तो जैसे वो बाहर जा रहा होता है तो पुलिस ऑफिसर उसे कहती है क्या तुम मुझे वो शुगर क्यूब वाली ट्रिक सिखा सकते हो। तो बेंजामिन 3 क्यूब को छुपा लेता है और एक क्यूब को ही सामने रखता है और फिर वहां से चला जाता है। उन क्यूब को हाथ में लेकर ऑफिसर को कुछ रियलाइज होता है। फिर वो धीरे धीरे सोचती है तो उसे समझ में आता है कि बेंजामिन ने जो भी कहा था वो सब सच था और उसकी बीमारी एक नाटक थी। और अगले सीन में हम बेंजामिन और उसके दोस्तों को देखते हैं एक शिप पे और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने क्या किया था। बेसिकली मूवी में जैसे ही बेंजामिन होटल रूम में पहुंचता है तो उसके दोस्त वहां पर होते हैं। वो बोलता है कि हम अब पूरी तरह से फंस चुके हैं क्योंकि अब रशियन माफिया उसे देख चुकी है, किसी भी वक्त यहाँ भी पहुंचती होगी।
तो फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि किस तरह से वो एमआरएस को पकड़ें और उसके बाद कैसे वो लोग पुलिस वालों से और रशियन माफिया से बच सके। तो उन्हें पता चलता है कि एक विटनेस प्रोग्राम होता है, अगर बेंजामिन को वो प्रोग्राम मिल जाता है तो फिर बेंजामिन अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है और वो लोग फिर पूरी स्टोरी बनाते हैं जो उस पुलिस ऑफिसर को बतानी होती है। इस तरह से बेंजामिन और उसके दोस्त रशियन माफिया और पुलिस वालों से बच निकलते हैं और यहाँ पर हो जाता है मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।